शादी की डेट मैंने 18 नवंबर करवाई ताकि एग्जाम देके फिर शादी करूं। इन्होंने 20 इयर्स लगाए सीए देने में। हाँ, सभी अटेम्प्ट दिए, एक भी अटेम्प्ट छोड़ा नहीं। मैं समझ के पढ़ता था। ऐसे हम्म। आजकल के बच्चे रटते हैं, वो रटने वाला सिस्टम नहीं था। तो फिर आपका जैसे आप ऑफिस भी रहेगा साथ में आप जॉब भी करते थे तो वो किस तरह मैनेज करते थे, क्योंकि इतनी छुट्टियां बार बार मिलना तो बहुत मुश्किल है। जो पोजीशन थी उस हिसाब से लग नहीं रहा था होगी, पर एक दृढ़ निश्चय किया हुआ था कि ये कर सकता हूँ। केम जो फ्यूचर सीएस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हमारे साथ है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, सीए कैलाश जी। आपने लिंक्डइन पे या इन दिनों काफी इनकी स्टोरी जो है वायरल है कि इन्होंने 20 इयर्स लगाए सीए देने में। कंसिस्टेंटली इन्होंने 32 अटेम्प्ट्स दिए, लेकिन इन्होंने मेक श्योर किया कि सीए इनका क्लियर हो। तो आज कैलाश जी से ही सुनते हैं उनकी स्टोरी के बारे में। सो सबसे पहले तो कैलाश जी, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला and आपने अग्री किया टू गाइड ऑल द सीए स्टूडेंट्स आपकी जर्नी के बारे में। क्योंकि होता क्या है कि सीए स्टूडेंट्स को लगता है कि उनसे ही शायद कुछ मेहनत में चूक रह गई थी जिसकी वजह से क्लियर नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं आपकी स्टोरी से उनको मोटिवेशन मिलेगा। तो आप मे बी यू कैन टेक सम टाइम एंड आप बता सकते हैं कि आपकी स्टोरी क्या रही है। आपने कब सीए चालू किया था, सीए करने के बारे में आपने कैसे सोचा, एंड फिर हाउ डिड इट प्ले आउट। सर, सीए करने के बारे में मैंने तब सोचा जब मेरा जन्म हुआ था। तो नाना जी मेरे थे, वो ज्योतिष थे। तो जन्म होते ही उन्होंने कहा कि ये सीए बनेगा। अच्छा। क्योंकि वो अकाउंटेंट थे उस समय थर्ड पास आदमी भी अकाउंटेंट के काम करते थे। वो आसाम में अकाउंटेंट थे माने हुए। तो हम्म। उन्होंने जन्मते ही कहा ये सीए करेगा। तो उस समय से दिमाग में घुस गया कि भाई सीए तो करनी है। तो मेरी थ्रू आउट जर्नी थी वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रही। मैं थर्ड डिवीजन बाई ग्रेस ही पास हुआ था 12th तक तो कांस्टेंट। और मेरे नाइन्थ क्लास से ही मेरे टाइम चालू हो जाती थी ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना। तो मेरे कॉमर्स में ग्रेस था तो भी मैंने कॉमर्स ही लिया। और हम्म। दिमाग में ये रखा कि सीए करनी है। नाना जी ने कहा तो शायद करूंगा। लेकिन 12th तक जो पोजीशन थी उस हिसाब से लग नहीं रहा था होगी, पर एक दृढ़ निश्चय किया हुआ था कि ये कर सकता हूँ। और दूसरे बच्चे जिस तरह से पढ़ते थे तो देखता था कि भाई ये पढ़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हम्म। तो मतलब रात दिन पढ़ाई करके और कांस्टेंट। और बीकॉम फर्स्ट ईयर में मेरा गेम थोड़ा टर्न हो गया, चेंज हो गया। और उस समय मैं पूरे जोधपुर में सेकंड नंबर पे था सभी यूनिवर्सिटीज में। और सब में मोर देन 70 मार्क्स थे। जब मेरी बीकॉम फर्स्ट ईयर हुई 91 में, उस समय ये 70, मोर देन 70 काफी बहुत काफी मायने है। रखता था। आजकल नहीं रखता है, पर उस समय इतने मार्क्स नहीं आते थे। आई एग्री। उस आज के 90 तो प्लस एक के बार तो बाद। मैंने मेरी मार्क लिस्ट वापस दे दी कि ये मेरी नहीं है। पर वो उसने कहा तुम्हारा नाम लिखा हुआ है इसमें, देख लो तुम्हारी है। क्या बात। इवनिंग फैकल्टी में मैं जॉब करके जो पढ़ाई करते थे उसमें इवनिंग फैकल्टी में पढ़ता था। क्योंकि जॉब तो करनी पड़ी क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन खराब थी। तो उस परिस्थिति में फिर बीकॉम की, बीकॉम अच्छे मार्क्स से हो गई। तो लगा कि अब सीए कर सकता हूँ। तो भी फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी खराब थी। तो सोचा कि पैसे कहाँ से लाएंगे। पिताजी की तो मीटर रीडर थे तो 2,500 सैलरी थी उस समय। तो सीए के तो एक एक ट्यूशन के भी 3-3 हजार लगते हैं। तो हम्म। मुझे लगा था कि कैसे करूंगा। पर दृढ़ निश्चय था। तो मतलब पिताजी को कहा मुझे सीए के यहाँ कहीं लगा दो हम्म। जॉब पे। तो सीए के यहाँ जॉब पे लगाया तो उन सीए ने कहा कि अरे इसके तो इतने शानदार नंबर है, ये सीए कर सकता है। और हम्म। उससे समय से मैं सीए में लग गया। जो इंटरमीडिएट तो मेरी इजीली हो गई नवंबर 96। और मई 96 में फर्स्ट और सेकंड ग्रुप हो गए। तो आपने शुरू कब किया था बीकॉम के बाद, 93 में? हाँ, 93 में चालू किया था। 93 में बीकॉम की और बीकॉम करने के बाद में चालू किया। वो ओके। फाउंडेशन से चालू नहीं किया था। समझ गया। तो वो तो डायरेक्टली। हो गई मई और नवंबर 96 में उस। और चूंकि मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट था और हमारे टाइम में 6 क्लास से एबीसीडी चालू होती थी। अच्छा। तो मेरी मेन प्रॉब्लम ये रही कि इंग्लिश मुझे इतनी स्ट्रांग थी नहीं। तो इंग्लिश में फाइनल ईयर में पूरा पेपर भी इंग्लिश में आता, स्टडी मटेरियल भी इंग्लिश में,
सब कुछ इंग्लिश में, तो वो इंग्लिश कंफर्टेबल नहीं था मेरा, फिर भी धैर्य नहीं छोड़ा, करनी है तो करनी है। तो इंग्लिश सबसे पहले स्ट्रांग की, स्टडी मटेरियल पढ़ता, फिर उस स्टडी मटेरियल को इंग्लिश को हिंदी में दिमाग में कन्वर्ट करता, हम्म। और एग्जाम दिया देना चालू किया फाइनल ईयर के। और फिर भी भगवान की कृपा से अच्छे नंबर आ ही जाते थे। पर एक न एक सब्जेक्ट वो कॉस्टिंग है, वो मुझे दुख देता था, और फर्स्ट ग्रुप में एफएम दुख देता था, तो वो प्रॉब्लम चल रही थी। लॉ मेरा कमांडिंग सब्जेक्ट्स रहा है स्टार्टिंग से, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस मोर देन 70 60 इजीली आ जाते थे, ज्यादा एफर्ट्स के बगैर भी। और थ्योरी में मेरे अच्छे नंबर आ ही जाते थे, क्योंकि रट मैं समझ के पढ़ता था। ऐसे हम्म। आजकल के बच्चे रटते हैं, वो रटने वाला सिस्टम नहीं था। पहले सब्जेक्ट को समझो, फिर पढ़ो। और एग्जामिनर भी वही एक्सपेक्ट करता है कि चीज वो कंसेप्ट क्लियर होके लिखे, हम्म। तब आपके हम्म। मार्क्स आएंगे। ऐसे मार्क्स नहीं आते हैं कि आप वो एज इट इज लैंग्वेज लिख दो, वो भी जानते हैं कि ये रटी हुई लैंग्वेज हम्म। है। एंड उस टाइम पे, फॉर दोज ऑफ आवर वॉचर्स, उस टाइम पे एक्चुअली इसका हुआ करता था, जो कि अभी जैसे इंटर में ईआईएस सब्जेक्ट है, तो फाइनल में इसका हुआ हम्म। करता था जो आईटी रिलेटेड सब्जेक्ट था, तो आपने आई थिंक इसका भी दिया रहेगा। तो इसका के लिए मैंने क्या किया कि वो सब्जेक्ट थोड़ा नया था, तो एक लड़का था जिसको मैंने ही, उसने आईटी में किया था, मतलब सॉफ्टवेयर में किया हुआ था इंजीनियरिंग, तो उसको जॉब पे मैंने ही लगवाया था कहीं पे। हम्म। तो उसने मेरे इसका में समझा दिया कि ये सब्जेक्ट आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, हम्म। और ये नई टेक्नोलॉजी है, आपके सीए प्रोफेशन के बहुत काम आएगी। तो उसको मैंने समझा कि वो टेक्नोलॉजी क्या है, सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं, और किस तरह से उसमें लूज पोल रह जाते हैं, उसका कंसेप्ट क्लियर करके फिर इसका दिया। और इसका में भी मेरे 58 मार्क्स आए विदाउट ट्यूशन। क्या बात, क्या बात है। एंड ये जो है 96 से लेके, आपने बोला आपने क्लियर किया आई थिंक मई 2012 में, हम्म। तो ये जो नवंबर 2012। नवंबर 2012, तो ये जो कहीं हम्म। ना कहीं 14 ईयर्स 16 ईयर्स का समय था, ये 16 ईयर्स में क्या आपने सारे अटेम्प्ट्स दिए जितने अटेम्प्ट्स थे? हाँ, सभी अटेम्प्ट दिए, एक भी अटेम्प्ट छोड़ा नहीं, क्योंकि मैं पीछे लग जाता हूँ, वो काम करके छोड़ता हूँ। ये संघर्ष मेरे खून में है, तो वो तो करना ही था। तो तो इस एग्जाम दौर, एक भी नहीं छोड़ा। इवन नवंबर 2000 में मेरी शादी थी, तो वो शादी की डेट मैंने 18 नवंबर करवाई, ताकि एग्जाम देके फिर शादी करूं। ये वो तो मतलब, एग्जाम भी छूटने नहीं चाहिए थे। गाइस दिस इज डेडिकेशन फॉर यू, क्या बात है। तो फिर आपका, जैसे आप ऑफिस भी रहेगा साथ में आप जॉब भी करते थे, तो वो किस तरह मैनेज करते थे, क्योंकि इतनी छुट्टियां बार बार मिलना तो बहुत मुश्किल है। देखो, छुट्टी अब कांस्टेंट कोई देता नहीं था, तो मैं 8 दिन एग्जाम होते थे, 8 दिन की छुट्टी तो ले लेता था। और उसमें भी फिर 8 दिन भी एंड में देना बंद कर दिया, क्योंकि क्या ये तो कंटिन्यूस दे रहा है, ये तो तो एग्जाम आठ के दिन बाद दिन आप ज्यादा लगने ऑफिस जाते लगे थे? उनको, तो मैं जॉब पे जाके एग्जाम देने जाता, और फिर वापस जॉब पे जाता, रात ओ, को पढ़ाई करता। अरे बाप रे, तो आप सुबह ऑफिस जाते थे, फिर 2 बजे एग्जाम देके फिर वापस शाम को ऑफिस जाते थे? हाँ, यही करना पड़ा, क्योंकि रोज रोज छुट्टियां कौन देगा। एंड गाइस और उस ये टाइम तो पे, कंटिन्यूस बन गया छुट्टी लेना, तो वो सब क्या है कि आपके तो हर 6 महीने में फिक्स है। हम्म, एंड गाइस उस टाइम पे आई थिंक हम लोग तो काफी लकी है कि हर एग्जाम के पहले छुट्टियां मिलती है। आई थिंक उस टाइम पे तो 8 दिन में 8 एग्जाम्स होते थे, छुट्टियां भी नहीं होती थी एग्जाम्स के पहले, हम्म। तो इतना कोई बड़ा छुट्टी कोई कोर्स। कांस्टेंट एग्जाम होते थे, और लास्ट एग्जाम इनडायरेक्ट टैक्सेस का होता था, उसमें सर्विस टैक्स, एक्साइज, कस्टम। तो वो अपना आप में 3 एक्ट पढ़ना, और मोर 8 घंटे 10 घंटे में बहुत भारी पड़ता है। तो भी पढ़ के और क्लियर करते ही थे। लास्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस का ही पेपर होता था। हम्म। उस समय और तक पजल्ड हो जाता था आदमी, कांस्टेंट आप 8 पेपर देखे, और फिर हाँ 8 वाले में हाँ, 3 एक्ट इतना पढ़ना। बड़ा पेपर और देखे। एक्ट ऐसी चीज है जिसमें आप एक एक सेक्शन, एक एक वर्ड्स नहीं पढ़ो तो फिर प्रॉब्लम रहती है, और सेक्शन गलत लिख दो तो भी नंबर तो भी कम आ नंबर कट जाते हैं। जाते हैं, करेक्ट। तो केस स्टडी करना, सेक्शन पढ़ना, तो ये थोड़ा सा रहता था, पर करना तो है तो करना ही पड़ेगा। तो जो धार लो वो करना है, एक निश्चय कर लो कि ये करना है, तो हो ही जाएगा। एंड आपके जो दोनों ग्रुप थे वो आपने एक साथ किए या फिर एक एक करके क्लियर किए?
एंड आप हर बार दोनों ग्रुप से देते थे? हाँ, जब तक दोनों ग्रुप क्लियर नहीं हुए तब तक तो दोनों देता था। मई 2008 में फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो गया, तो उसके बाद में तो अब सेकंड ही देना है, तो वो सेकंड ही देता था। समझ गया। और मेरी जर्नी में मेरे बीएम कोठारी साहब है मेरे मेंटर, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। वो ट्रिब्यूनल के जज रहे हुए हैं अहमदाबाद में, तो उन्होंने बूस्टअप किया। उन्होंने टाइम निकाल के संडे को मुझे गाइड करते थे, खुद बताते थे कि किस तरह से कैसे प्रैक्टिकल पढ़ाई करनी है, वो करनी है। तो उनका हाथ मेरे ऊपर हमेशा रहा, बीएम हम्म। कोठारी साहब का। और उनके साथ मैं एसोसिएट बीएम कोठारी एंड कंपनी में स्टार्टिंग से आज तक हूँ, एसोसिएशन रखता हूँ। तो बहुत उनकी हेल्प रही। नहीं नहीं, टच वुड, आई थिंक लाइफ में वो एक मेंटर की इम्पोर्टेंस तो मेरी खुद बहुत की है ही। केएन पुरोहित एंड कंपनी है, पर उनका हाथ मेरे ऊपर आज भी है, और उनका आशीर्वाद। वो चले गए, पर उनके लड़के हैं अमित जी कोठारी, वो भी मेरा बड़े ब्रदर की तरह बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं। नहीं, आई थिंक लाइफ में वो एक मेंटर की इम्पोर्टेंस तो बहुत है ही। आई फुली एग्री। तो आप पढ़ाई वैसे अदरवाइज अटेम्प्ट के सिवाय आपके ट्यूशंस, लेक्चर्स या अदरवाइज आप पढ़ाई कैसे करते थे? आपने ट्यूशंस लिए थे या खुद से पढ़ाई करते थे, किस तरह करते थे? नहीं, ट्यूशन मैंने एक भी सब्जेक्ट की नहीं की। उसका रीजन ये था कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन पिताजी की तो इतनी अच्छी थी नहीं। वो 2,500 महीना कमाते थे, मीटर रीडर थे, तो उस समय 2,500-3,000 ही सैलरी होती थी। और ट्यूशन की पैसे है वो लगते थे 3-3,500 सीए फाइनल के, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था कि ट्यूशन करूं। फिर भी इंटरमीडिएट में मैंने एक भी सब्जेक्ट की नहीं की। फाइनल ईयर में ओआर मेरे लिए एक नया था। तो हम्म। ओआर को ऑपरेशन रिसर्च एक सब्जेक्ट हुआ करता था उस समय। हाँ। उसमें लीनियर प्रोग्रामिंग और ये क्विंग थ्योरीज वगैरह ये होता था, हाँ। हाँ। ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट। यस। तो वो मेरे बीकॉम नॉर्मल कोर्स से की हुई है, तो वो बीकॉम में नहीं था हमारे ओआर। तो हम्म। उसकी मुझे ट्यूशन जरूर करनी पड़ी, पर उसके भी फीस थी 3,500 रुपए। एलएन चाचा पढ़ाते थे, तो मैं जॉब करके पैसे इकट्ठे करके और फिर वो ट्यूशन की। हम्म। हम्म। काफी काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी, काफी स्ट्रगल्स। तो आपके हिसाब से इस जर्नी में आपको क्या हेल्प मिली? इतना आपने कंसिस्टेंटली 32 अटेम्प्ट्स दिए, आपने गिव अप नहीं किया, तो ये क्या माइंडसेट था जिस वजह से आपने कंटिन्यू किया? क्या हेल्प रही? आपने बताया मेंटर की हेल्प रही, स्पिरिचुअलिटी था, फैमिली सपोर्ट था, आपका विल पावर था, व्हाट वाज द रीजन कि आपने इतना कंटिन्यूसली आप कर पाए? स्पिरिचुअलिटी सबसे ज्यादा थी, क्योंकि भगवान पे मैं बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ। तो मुझे लग रहा था कि भगवान अगर मेहनत करते हैं उस आदमी को सहयोग करते हैं। हम्म। और मेरे जन्म पत्री में था कि मैं सीए कर सकता हूँ। अब कोई भी ये नहीं बताता था कि कब होगी, ये कहते थे कि सीए हो हो जाएगी। जाएगी। तो उसको आधार मान के कि भाई हो जाएगी, तो लगा हुआ रहा, और हो ही गई। बस और कहीं ना बाकी कहीं मेरे बिलीव मेंटर करना बीएम जरूरी कोठारी है। साहब ने भी कंटिन्यू सपोर्ट किया कि नहीं तुम कर सकते हो, करो। तो उस हिसाब से मैं कांस्टेंट लगा हुआ रहा, और हो गई। फैमिली वगैरह सबको प्रॉब्लम रहती थी, इवन मेरी डॉटर्स है उसमें भी। जो छोटी वाली डॉटर है वो सीए फाइनल ईयर ही कर रही है अभी। अच्छा। तो मैं इतने अटेम्प्ट लग गए सीए में, फिर भी ये बड़ी बात है कि मैंने मेरी डॉटर को भी सीए ज्वाइन करवाया। क्या और बात। उसने इंटरमीडिएट क्लियर कर ली है, फाइनल के भी 4 पेपर कर लिए, और अभी वो फाइनल ईयर जो ऑनलाइन 4 पेपर होते हैं वो तो कर लिया, फाइनल ईयर के ड्यू है ओ, उसके। समझ। तो मेरा जो माइनस पॉइंट था हिंदी मीडियम, उसको मैंने इंग्लिश मीडियम दिलवाया, तो अब उसका वो माइनस पॉइंट नहीं नहीं रहा। हम्म। है। नहीं नहीं, टच वुड। एंड कैला जी, आपको शत शत प्रणाम और शत शत नमन। इतना आपने कंसिस्टेंटली इतने साल आपने मेहनत की। हमसे तो सिर्फ वो, हमारे तो छुट्टी भी होती है एग्जाम के पहले तो भी पढ़ा नहीं जाता कोर्स। आप तो एग्जाम के पहले बाद में जॉब देने जाते थे, हर 6 मंथ्स में जाते थे। कहीं ना कहीं हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं 6 महीना पढ़ के भी सीए फाइनल के लिए, पर आपने तो कंटिन्यूसली इतने साल पढ़ाई की है। मतलब आप जबरदस्त विल पावर रहा होगा, जरूर, आई एम श्योर। विल पावर तो था, और प्लस मेरे भाग्य भी ऐसे थे कि मेरे जो 7 स्टूडेंट थे, जो मैं छोड़ता वो पढ़ के जाते। कोई भी चीज छूट जाती तो वो मुझे 7 एग्जाम देने के लिए लेके जाते थे। कभी मेरे साइकिल थी, तो कोई गाड़ी वाड़ी थी नहीं, और एग्जामिनेशन सेंटर दूर आता था। तो
जो साथ थे, अब साथ तो बहुत सारे लोग रहे युग युग में, पर वो साथ वाले यही पूछते थे कि तूने क्या छोड़ा। 15 मिनट पहले मैं हम्म। उनके घर पे जाता तो वो कहता, मैं कहता ये छोड़ा, तो वो पढ़ लेते क्योंकि वही एग्जाम में आता था जो मैं छोड़ता था। अरे बाप और रे। एंड में मैंने क्या किया कि छोड़ना ही बंद कर दिया, सब पढ़ना चालू अरे कर दिया, मैंने कहा अब बाप क्या रे। आएगा। हम्म, नहीं नहीं जरूर, बट जबरदस्त विल पावर रहा कैलाश जी आपका। एंड थैंक यू, आपने इतना समय निकाला। आई थिंक आज की जो जनरेशन है, काफी लोग जो अटेम्प्ट्स में फंसे हुए हैं, उनको उस मोटिवेशन की जरूरत है, वो बिलीफ की जरूरत है कि कंसिस्टेंटली अगर लगे रहे, अच्छे से प्रिपेयर करे तो हो ही जाएगा एक दिन। ऑफ कोर्स सबका अपना कॉल है कितना टाइम तक कंसिस्टेंट रहना है, कितने अटेम्प्ट देने नहीं देने हैं, लेकिन विल पावर, स्पिरिचुअलिटी, कंसिस्टेंट हार्डवर्क से हो तो जाता है। आई थिंक आप उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। विश्वास सबसे बड़ी चीज है, विश्वास। अगर विश्वास रखोगे तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो पॉसिबल नहीं है। और अब मैंने भगवान को प्राप्त करने के लिए चालू कर दिया है सिस्टम, तो रामायण, गीता और क्या? श्रीमद् भगवत गीता, रामायण, शिव महापुराण, और अब भागवत कर रहा हूँ। और उसके बाद में वेद का अध्ययन करूंगा, तो वो भी समय निकाल के 2-4 घंटे करता हूँ। पर अब धारावाह है कि भगवान को प्राप्त करना है, अब उनको प्राप्त करके रहूंगा। तो आप फ्यूचर में देखना कि मैं भगवान को भी प्राप्त करूंगा। आपका विल पावर इतना है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आई थिंक हम सीए स्टूडेंट्स का यही है कि इतने विल पावर है हमारे पास, हम कुछ भी कर सकते हैं अगर सीए कर लिया तो। नहीं नहीं, आई एम 100% श्योर। एक लास्ट क्वेश्चन, जब आपका सीए फाइनली क्लियर हुआ ग्रुप 2, तब माहौल कैसा था? आपके मन में क्या चल रहा था, आपके फैमिली के मन में क्या चल रहा था, आपके ये ऑफिस आपने में क्या बहुत चल अच्छा रहा था? क्वेश्चन पूछा। सीए फाइनल, मैं पहले रिजल्ट मेरे कोई और ही देखते थे, रिजल्ट देखते में मुझे बहुत डर लगता था कि क्या होगा। और जो भी रिजल्ट देखता वो नीचे से चालू करता, तो नीचे तो मेरे 220 आ जाते थे। सेकंड ग्रुप भी बचा हुआ था, फर्स्ट ग्रुप तो मैं 2008 में हो ही गया था। तो 220, 230 देखे भी फेल करते थे, अब क्या करें। तो वो नीचे से देखते हैं कि पास हो गया, पर ऊपर से जैसे ही वो शख्स पास फेल में देखते तो वहां पर फेल दिखता। पर एंड में मैंने सोचा कि मैं एग्जाम दे रहा हूं, तो मेरा रिजल्ट मैं खुद क्यों नहीं देख सकता। जब हम्म। एग्जाम देने की मुझ में हिम्मत है तो रिजल्ट देखने की भी हिम्मत रखनी होनी पड़ेगी। और चाहिए। पहली बार रिजल्ट मेरा मैंने देखा और मैं पास हो गया। उससे पहले मेरी ओहो। धर्मपत्नी ने मेरा इंटरव्यू लिया था, ऊपर छत पे बैठे थे, घर पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो उसने कहा पास हो गए तो क्या करोगे। तो मेरे दिमाग में ये आया कि अब पत्नी भी मजे ले रही है, इतने साल हो गए, कि क्या करोगे क्या नहीं करोगे। क्योंकि मन में ये आता है कि भाई फैमिली का सपोर्ट तो रहता है, पर जो फेल होता है उसके दिमाग में ये क्वेश्चन पूछने से भी आ ही जाता है कि अरे सब मेरे मजे ले रहे हैं। तो भी भगवान ने हम्म। रखा। और उस टाइम में जैसे ही मैंने खोला रिजल्ट, तो मेरी पहली नजर वो फेल पास पे ही जाती है, तो वहां पर ही गया सीधा कि पास या फेल है या नहीं है। फिर नंबर देखूंगा, नंबर तो मेरे आ ही जाते थे 61, 60। एक कॉस्टिंग ये दुख देता था। तो हम्म। जैसे ही देखा और पास, तो 5 मिनट के लिए तो सांस भी नहीं आया, अटैक भी आ सकता था। तो उस समय अच्छी बात ये थी कि एक कंपाउंडर था, वो मेरे पास ही थे, बहुत सीनियर कंपाउंडर थे, और वो घर पे आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि इसको अटैक आ सकता है। तो अरे उन्होंने दो बाप मिनट रे। के लिए पानी वानी पिलाया, नॉर्मल किया, क्योंकि वो अटैक वाली पोजीशन हो गई थी अचानक। पास देखा तो, और 5-10 मिनट मेरे मुंह से मतलब वर्ड ही नहीं निकला कि मैं पास हो गया। उसके बाद में बहुत मुश्किल से कहा कि मैं पास हो गया। और वो क्षण मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। नहीं नहीं जरूर कैलाश जी, आई थिंक मैं इमेजिन कर सकता हूँ, आपने इतने साल हार्डवर्क किया है, बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है आपकी। मतलब जितने सी स्टूडेंट्स हैं आज इंडिया में, 5 से 10 लाख सीए स्टूडेंट्स है, इनफैक्ट 10 लाख सीए स्टूडेंट्स है। हर एक सीए स्टूडेंट के लिए कहीं ना कहीं ये मिसाल है। और मैं तो इनफैक्ट सारे सीए स्टूडेंट्स को यही बोलूंगा कि जब भी आपको गिव अप करने का मन करे, जब भी रात को लग रहा है पढ़ाई नहीं हो रही है आपसे, आप कैलाश जी की स्टोरी याद करिए एंड देखिए कि बहुत मेहनत करने से हो जाता है। हो तो जाएगा ही जरूर गाइस। एंड आई नहीं, थिंक वो तो जाता है। हो तो जाएगा। एंड वन मोर थिंग जो कैलाश जी से सीखने को मिल रहा है कि आप भगवान पे भरोसा रखो और खुद पे भरोसा रखो, हो ही जाएगा। ओके सर।
थैंक यू सो मच कैलाश जी। वंस अगेन आपने इतना समय निकाला, एंड हम सब बहुत ही खुश है कि आपने इतनी मेहनत की, लेकिन आपका सीए हो गया आपकी मैं सब फैमिली बच्चों की। को यही कहना चाहूंगा कि वो कभी गिव अप नहीं करे। अगर किसी चीज में लग गए हैं तो, अगर जॉब कर रहे हैं तो भी ट्राई करे। हो जाएगी। सीए ऐसा कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है कि नहीं हो सकती, करता तो इंसान ही है। तो अगर आप मेहनत करोगे तो हो जाएगी। जरूर 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 जरूर। थैंक यू सो मच हिम्मत कैलाश नहीं जी हारनी अगेन। है, क्योंकि सीए का मतलब भी यही है, कम अगेन। तो आई एग्री। हिम्मत तो हारनी नहीं है। जरा भी नहीं, नहीं मैं भी कैलाश जी यही बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं मैंने जो टैगलाइन भी रखा है वो यही रखा है कि बिलीव बिकम। तो आपको बिलीव तो करना ही पड़ेगा, बिलीव खुद पे करना पड़ेगा, बिलीव भगवान पे करना पड़ेगा, बिलीव इस भावना पे करना पड़ेगा कि एक दिन मेरा सीए हो ही जाएगा। उस ड्रीम में आपको बिलीव करना पड़ेगा, और अगर आप बिलीव कर रहे हो तो आप बन भी जाओगे, यू विल बिकम अ सीए। वो बिलीफ इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ी चीज यही है, भगवान भी कहते हैं गीता भागवत में, कि मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं सब कुछ कर दूंगा। तो जब तक आप विश्वास नहीं करोगे कि भगवान है, तब तक भगवान मिल नहीं सकते। तो सबसे पहले तो विश्वास करना ही पड़ेगा, और विश्वास के ऊपर ही सब कुछ टिका हुआ है। नहीं, आप इस दृढ़ निश्चय और विश्वास के साथ भगवान को भी पा ही लोगे कैलाश जी। खूब खूब शुभकामनाएं, एंड थैंक्स अ लॉट, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। मैं ये बता रहा हूँ, एंड गाइस आप लोग भी कमेंट्स में लिखिएगा हाउ मच दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू। कैलाश जी मैं बता रहा हूँ, जितने सी स्टूडेंट्स हैं आज की डेट पे, हर एक के लिए ये मोटिवेशनल बनने वाला है। एंड मैं ये भी बता रहा हूँ कि जो भी अटके हुए भी है उनका क्लियर होगा। वो क्लियर होने के बाद भी आके लिखेंगे कि थैंक यू, आपने वीडियो बनाया, इस वीडियो के कारण मेरे को मोटिवेशन मिला और मेरा क्लियर हो गया। मैं आपको हर रिजल्ट पे भेजते रहूंगा, ये स्क्रीनशॉट आप देखिएगा। काफी सारे लोग क्लियर हो जाएंगे आपके इस गाइडेंस के कारण कैलाश जी। ओके, थैंक यू दिनेश जी। थैंक यू सो मच कैलाश जी। थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स एज वेल गाइस। अब तो मैं सीए कैलाश नारायण पुरोहित हूँ, तो आप सीए कहो, जो बहुत मुश्किल से मिली है डिग्री। नहीं नहीं, तो सीए एब्सोल्युटली कैलाश सीए नारायण। कैलाश जी। इनफैक्ट गाइस, कैलाश जी ने जब ज्वाइन किया था तो उन्होंने जूम में नाम सिर्फ कैलाश जी लिखा हुआ था। मैंने बोला कि नहीं, आप सीए लगा दीजिए नाम के आगे, आपने इतनी मेहनत की है, वो सीए प्रीफिक्स तो आप डिजर्व करते ही है। सो थैंक यू सो मच सीए कैलाश जी, आपके समय के लिए, एंड टू द व्यूअर्स एज वेल गाइस। आप ये याद रखो कि विल पावर रखो एंड बिलीफ रखो, हो ही जाएगा गाइस। मैं तो बोलता हूँ कमेंट में आप ये लिख दो कि आप सीए बनने ही वाले हो, जस्ट मैनिफेस्ट दैट आई विल बिकम अ सीए, एंड हो जाएगा। आई बिलीव इन, पहले तो बिलीव, बिलीव इन माई सेल्फ, बिलीव इन गॉड, एंड देन यू बिलीव दैट यू विल बिकम अ सीए। एंड अगर ये वीडियो ने हेल्प किया है प्लीज कमेंट कर देना। लेकिन एक और चीज, जब जब आपका रिजल्ट आए, आप क्लियर हो, प्लीज आके लिख देना इस वीडियो के कमेंट में कि आपका क्लियर हो गया। मैं कैलाश जी आपको स्क्रीनशॉट्स भेजते रहूंगा, देखना सालों तक लोगों को मोटिवेशन मिलते रहेगा इस वीडियो के कारण। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। Thank you so much, CA Kailaji. To our viewers as well, thank you so much. Hope this video has helped you. Thank you. ओके सर।